उन्होंने बुलाया कि एक एफिडेविट के ऊपर आपकी फ़ोटो लगेगी, तो वो आके करवा जाओ। उस टैक्स के बाद जब वो टैक्स पे हो गया उसकी रसीद मिल जाती है आपको। और इसके साथ अगर चाय पकौड़े हो जाएं तो और भी 4 चंद लग गए, लेकिन मैं अभी थोड़ा बोल लो कि एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। लो भाई, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आप सोच रहे हो इतना क्या सुस्ती के मारे व्लॉग स्टार्ट कर रहा है, लेकिन भाई कल मैं था बहुत ज़्यादा बीमार। गर्मी की वजह से, किसकी वजह से, या एनवायरनमेंट चेंज हुआ उसकी वजह से, आई डोंट नो, बट आई वाज वेरी सिक फ्रॉम लास्ट 2 डेज़। बहुत बुरी हालत थी। और पिछले 2 दिनों में मेरी वॉशिंग मशीन भी आ गई थी, अंदर पड़ी, दिखाता हूँ। और अभी वो फिट नहीं हुई है, अभी वो आ रहे हैं फिट करने इसको। तो मैं बोला चलो व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, आज थोड़ा बेटर लग रहा है मेरे को। और दिखाता हूँ आपको मशीन अंदर जाके। लो भाई, ये अपनी वॉशिंग मशीन आ गई थी कल। और जैसे कि मैंने बताया तो कल तो मैं बहुत ही बुरी हालत थी, तो ये यहाँ पे रख गए थे। और अभी इसके आए हैं इंस्टॉलेशन वाले। बस अभी डोर खोलते हैं, जाके करवाते हैं इसको इंस्टॉल और धोते हैं जो 10 दिन के कपड़े पड़े ना, वो तो आज आराम से। लो भाई, यहाँ पे हो गई हमारी मशीन फिट। और भैया आए थे, वो फिट कर गए यहाँ पे। लेकिन एक चक्कर पड़ गया है कि ये जो प्लग है, तो ये वाला पार्ट जो है ये बड़ा है, और प्लस प्लग वहाँ पे है, तो ये पूरा आ नहीं रहा। तो मेरे को अभी इसकी एक्सटेंशन लेके आनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा मेरे को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, लेकिन बाकी मशीन तो बहुत बढ़िया है यार। और 8 kg की है ये। तो चलो पहले इसको जाके इसका प्लग लेके आता हूँ, और उसके बाद आपको इसकी प्राइसिंग वगैरह बताता हूँ कि मेरे को कहाँ से ली मैंने, कितने की पड़ी। तो फटाफट जाके वो ले आते हैं। A few moments later. लो भाई, ये ले आया मैं प्लग। और यहाँ पे घर के पास ही एक दुकान, उन्होंने बढ़िया से बना के दे दिया मेरे को। तो मेरे बोल लो कि एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। वो ऐसे ये बना के दिया उन्होंने मेरे को। तो इसमें ये लग जाएगा, हाँ, तो इसमें ये लग गया। और ये चला जाएगा दीवार में, और साथ में एक्सटेंशन भी मिल गई। तो मतलब एक ही चीज़ में दोनों काम हो गए। बड़ा वाला प्लग भी मिल गया और एक्सटेंशन भी मिल गई। तो चलो चलाते हैं इसको। और जो 10 दिन के कपड़े मेरे पड़े हैं फालतू, उनको डालते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्राइसिंग क्या है। तो वही ये सर्फ एक्सल का एक ये साथ में मिला, इसके मशीन के अंदर ही था। तो ये मेरे ख्याल से लिक्विड सर्फ है, लेकिन मेरे पास अभी वो पड़ा है, पाउडर पड़ा है। पहले उसको यूज़ करता हूँ, फिर इसको लूँगा, क्योंकि मेरे पास इसको कोई स्टोर करने के लिए वो नहीं है। अगर एक बार खुल गया तो फिर लीक करता रहेगा। तो पहले पाउडर यूज़ करते हैं, और उसके बाद इसको करेंगे। फाइनली अपनी मशीन चल पड़ी, और देखते हैं कि ये यहाँ पे आ रहा है 151 टाइम रिमेनिंग, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे। तो देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस देती है। तो बाय द वे, ये 8 kg वर्लपूल की है, और इसमें पानी गर्म भी हो सकता है। तो ये सब फीचर्स है इसमें। तो अब बात करते हैं कि ये कितने में पड़ी मेरे को। तो जैसे मैंने बताया आपको, पिछले वीडियो में दिखाया था कि मैं अपने जो रिटेलर्स होते हैं उनके पास भी पता करने गया था, और उसके बाद मैंने मेट्रो से भी पता किया, फिर मैंने फ्लिपकार्ट पे चेक किया। तो मतलब आई डिड सम रिसर्च अबाउट 3-4 दिन मैंने इसी चीज़ डिसीजन मेकिंग में लगाया कि कौन कहाँ से लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो रिटेलर के पास तो सीधा मेरे को यही वाला मॉडल मिल रहा था। उसकी आप एवरेज प्राइस लगा के चलो कि 22 से 23 के बीच में मेरे को वो प्राइस कोट कर रहे थे, इंक्लूडिंग फिटिंग एंड एवरीथिंग। और उसके बाद जो मेट्रो का प्राइस था वो मैंने आपको दिखाया था कि वो तो मैंने सिर्फ मतलब उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की थी मैंने। वो दूसरे जो वहाँ पे स्टिकर लगा हुआ था वो मैंने दिखाया था कि वो 19,000 की हमें पड़ रही थी। उसके बाद ये वाली मैंने फ़्लिपकार्ट पे ली। तो इस फ़्लिपकार्ट पे मैंने क्यों ली, तो फ़्लिपकार्ट पे इसकी प्राइस थी 17,900, मतलब 18,000। तो मतलब मेट्रो से 1,000 रुपये कम। तो 1,000 रुपये तो वो कम थे। ऊपर से अच्छी बात ये हो गई कि एक तो उन्होंने डिस्काउंट दिया इसको। इनका कोलैबोरेशन था कुछ HDFC, एक्सिस बैंक और ऐसे 1-2 बैंक्स के साथ। तो उसके साथ इन्होंने मेरे को दे दिया कि आप अगर उनका कार्ड यूज़ करोगे तो 500 रुपीज़ वो डिस्काउंट था। उसके बाद अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे इन्हीं बैंक्स में से, एडिशनल 1,000 वो ऑफ था। तो मतलब 18,000 की वैसे थी, और 1,500 रुपये ये कम हो गए।
तो 16,500 होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद एक आध डिस्काउंट इन्होंने कोई और दिया था। मैं एक बार बिल देखूंगा तो दोबारा देखूंगा। मतलब मेरे को टोटल कॉस्ट की है ये 16,200 इंक्लूडिंग फिटिंग का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। 16,200 तो 16,200 की मेरे को ये मशीन पड़ी है। तो कहाँ 22-23 हज़ार मेरे को कोट कर रहे थे, मेट्रो पे 19,000 था, तो मेरे को मतलब 3,000 और सस्ती उससे पड़ गई है। तो 16,200 इज़ द प्राइस विच आई गॉट फॉर दिस वॉशिंग मशीन, विच आई बिलीव कि बहुत ही बढ़िया प्राइस मिल गया मेरे को। 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी इंक्लूडेड है, और बाकी वही है कि वर्लपूल वालों का नंबर मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो मेरा जो वारंटी के इनके सिस्टम है, जितना मेरे को पता चला है कि वही आपको फ्लिपकार्ट के थ्रू नहीं जाना, फ्लिपकार्ट ने आपको वारंटी कार्ड दे दिया है, एंड वर्लपूल का आपको कस्टमर सपोर्ट आ गई है, सब कुछ आ गया। तो अगर 1 साल के अंदर अंदर इसको कुछ होता है तो वर्लपूल से डायरेक्ट डील करो, एंड दे विल सेंड द सर्विस, या जो भी करना होगा वो करेंगे। दूसरा एक ऑप्शन आ रही थी कि फ्लिपकार्ट बोला था कि 3 साल की फ्लिपकार्ट वारंटी ले लो, मतलब फ्लिपकार्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डैमेजेस एंड ऑल। तो मेरे को लगा यार मैंने इतनी कौन सा ज़्यादा यूज़ करनी है, तो अगर मतलब 3,000 रुपये मैं वो लगाऊंगा जस्ट फॉर द पीस ऑफ माइंड। लेकिन वही अगर कहीं समझ लो 1 साल के बाद अगर ख़राब हो भी जाती है तो मे बी 3,000 पे अगर होती है ख़राब, तो उस टाइम पे 3,000 4,000 जो भी खर्चा होगा उस टाइम लगा के देख लेंगे, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बस ये ले ली। तो भाई अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है, और आज मैं जा रहा हूँ। मेरे को जो हमारे गाड़ी के नंबर के बारे में जो एजेंट हैं उन्होंने बुलाया कि एक एफिडेविट के ऊपर आपकी फ़ोटो लगेगी, तो वो आके करवा जाओ। तो वो करवाने जा रहा हूँ। अभी गाड़ी अपनी स्टार्ट है, और बस देखते हैं। सो उसके लिए जाना पड़ेगा एक यहाँ पे गवर्नमेंट की सेक्टर होते हैं, उसका नाम है सुविधा केंद्र। तो वहाँ जाके देखते हैं क्या सिस्टम रहता है, और जो भी रहता है आपको बताता हूँ। और भाई साहब गर्मी तो इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है ना। फिर पहले भी जो मैंने बताया आपको, मैं थोड़े दिन के लिए जैसे मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, तो उसका भी रीज़न यही था कि गर्मी के वजह से आई गॉट सिक। तो वैसे तो गर्मी मेरी फेवरेट है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं गर्मी से, बट वही है 6 साल के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी में आए हैं तो अब हो रहा है। तो उसके लिए एक टिप है कि जब भी गर्म गाड़ी में बैठो ना, सबसे पहले आके एसी मत ऑन करो, पहले विंडोज़ अपनी खोल दो, ताकि जो अंदर की हवा जो ट्रैप हुई है वो बाहर निकल जाए, उसके बाद एसी चलाओ। और आज तो मैंने भाई टॉवल भी रख लिया साथ में पसीना पोंछने के लिए, कई बार बड़ी दिक्कत होती है। फिर मतलब मैंने सोचा चलो इसको गाड़ी में रख लेता हूँ, तो ये ऐसे रख दिया मैंने। ऑल ओवर इंडिया में ना सड़कों का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो गया है, लेकिन अब मैंने बाकी ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो साइड पे जाके तो देखा नहीं, जो नए बने अभी। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ एक चीज़ की थोड़ी कमी है, ये एग्जिट बड़े अजीब से बना रखे हैं। ये देखो, ये मतलब एग्जिट का थोड़ा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि स्मूथली बंदा एंटर कर जाए, स्मूथली बंदा बाहर निकल जाए ना। यहाँ पे तो पूरी ब्रेक मारनी पड़ती है, पैर देखना पड़ता है ना। तो थोड़ा सा एग्जिट सिस्टम इनको थोड़ा सा, जो हाईवे से जो एग्जिट होते हैं वो थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन वही है, अच्छी चीज़ इंडिया की ड्राइविंग की ये है कि यहाँ पे समझदारी में सब चल जाता है कि चलो एक दूसरे से इशारे करके निकल जाओ आगे, जो भी है। वहाँ मतलब कनाडा के जैसे नहीं कि थोड़ी सी बस किसी से वेट ही करते रहते कि थोड़ी सी किसी से गलती हो तो बस हम गाली गलौज करनी स्टार्ट करें। लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टली मतलब हर एक का अपना अपना हो सकता है हो, लेकिन मुझे इंडिया की ड्राइविंग इज़ वे मोर ईजियर फॉर मी रादर देन, मतलब कनाडा की मैं ये नहीं बोल रहा कि बड़ी टफ है, लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आता वहाँ गाड़ी चला के। यहाँ पे बढ़िया है। अब जैसे यहाँ पे ट्रक राइट लेन में चल रहा है, मतलब इसने यहाँ की जो फास्ट लेन है ये तो राइट लेन ही है ना। अब ये इधर ये एम्बुलेंस भी आ गई भाई, एम्बुलेंस को भी रास्ता दे दिया हमने। तो जैसे ये इधर चल रहा है, मैं इधर से निकल जाऊँगा चुपचाप, बस अपने काम से काम। और दूसरी एक मेरे को सबसे बड़ी चीज़ लगती है, यहाँ पे प्रॉपर जगह की यूटिलाइजेशन होती है। ये 2 लेन्स की रोड है, लेकिन लेन्स देखो 3 चल रही हैं प्रॉपर, जो बीच में कोई थोड़ा सी भी जगह वेस्ट नहीं करते हम लोग। पूरी जगह की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही है। लो अभी पहुँच गए यहाँ पे। यहाँ पे लगा देंगे गाड़ी।
लो भाई, A few moments later. तो भाई यहाँ पे जो मेन डीसी ऑफिस के पास जो सुविधा सेंटर है वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया। अब कल मिलेगा। अब कल 11 बजे बुलाया कि 11 बजे मिल जाएगा। उसके बाद होपफुली काम हो जाना चाहिए। लेट्स सी क्या बनता है। और अभी गर्मी की वो वाट लगी पड़ी ना, मैं तो सीधा मतलब पहले मेरा प्रोग्राम था यहाँ पे कुछ खाने पीने जाऊँगा, लेकिन नहीं, क्योंकि पहले थोड़ा भी रिकवर ढंग से हुआ भी नहीं हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ बाहर का नहीं खाऊँगा। अभी निकलते हैं यहाँ से, घर पे जाऊँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा और लेट्स सी, होपफुली कल फाइनल काम हो जाना चाहिए। तो अभी मेरे को एक दूसरी तरफ दुकान दिखी है, गाड़ी हमने रोक दी है यहाँ पे। वो है मिट्टी के बर्तनों की दुकान। एक बार जाके देखते हैं कि जैसा मैं एक बर्तन ढूंढ रहा हूँ वैसा मिलता है कि नहीं। एक बार जाके ट्राई करते हैं। कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो भाई ये दोनों कटोरे लेके आया मैं, और ये दोनों मेरे को मिल गए। ये 50 का, ये 100 का, थोड़ा बड़ा है। तो अब ये इसका पर्पस क्या है कि अब जैसे आपको मेरे पुराने वीडियो से पता ही है, डॉग लवर मैं हूँ। तो मेरे घर के बाहर भी ना थोड़े स्ट्रे डॉग्स रहते हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने पहले उनको ना एक दो बार मेरे पास पुराने मेरे पेट का जो इंडिया में होता था उसका कटोरा पड़ा था, लेकिन वो स्टील का था। वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है बाहर, उसको हाथ लगाने को नहीं होता, और पानी भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है उसमें। तो मैंने इसलिए लिए हैं कि इसमें मिट्टी के बर्तनों में उनके लिए डाल के रखूँगा पानी। एंड लेट्स सी कि कितना देर ठंडा रहता है। अगर उतना देर का आइडिया लगा लूँगा, चेंज वगैरह करता रहूँगा। लेकिन भाई अगर आपके घर के बाहर भी स्ट्रे डॉग्स वगैरह होते हैं तो प्लीज़ इंसानियत के तौर पे उनको पानी ज़रूर, खाना वाना मैं नहीं बोलता, लेकिन पानी ज़रूर डाला करो भाई। ये बस एक रिक्वेस्ट है, ये अगर कर सकते हो तो ज़रूर पूरी करो। तो अभी अपने वो जो काम एफिडेविट वाला करवाने गया था वो निपटा के तो मैं आ गया था घर पे, और अंदर अभी चली गई लाइट। और बाहर तो क्या ही बहुत ही बढ़िया मौसम हुआ पड़ा है। बाहर आके देखा मैंने, ये देखो। मतलब एकदम पूरी, जैसे पहले तो बाहर आया नहीं जा रहा था ना, पूरी मतलब धूप, बहुत ही गंदी धूप लग रही थी और पसीने आ रहे थे, वैसा नहीं है। बहुत ही सही मौसम हो गया है, हवा बड़ी अच्छी चल रही है। तो मेरे को तो बहुत पर्सनली बहुत पसंद है ऐसा वेदर। तो देखो कितनी देर टिकता है, बारिश आती है कि नहीं आती, देखते हैं। तो तब तक तो एंजॉय करते हैं इसको। और इसके साथ अगर चाय पकौड़े हो जाएँ तो और भी 4 चांद लग गए, लेकिन मैं अभी थोड़ा सब्र करूँगा, बिकॉज़ अभी रिकवर किया हूँ मैं। तो आज तो नहीं पकौड़े खाऊँगा, लेकिन इसको मौसम को एंजॉय करते हैं। तो भाई अभी मैं बाहर आया हूँ। अभी मेरे को याद आया कि वो हम जो डॉग्स के लिए बर्तन लेके आए थे मिट्टी वाले, तो वो गाड़ी में रह गए हैं। तो चाबी लेके आता हूँ और इनको पानी डालते हैं। निकाल लेते हैं। और इसको ना पहले अच्छे से धो लेते हैं, ताकि ऊपर जो कलर वगैरह लगा हो वो सब निकल जाए। ये बाहर की कैप लगी हुई है, इसमें धो लेता हूँ। अभी धो के तो ले आया हूँ, अभी देख रहा हूँ कि इसको कहाँ रखूँ ताकि पानी ज़्यादा टाइम तक मतलब गर्म ना हो, ठंडा ही रहे। तो यहाँ पे रख देता हूँ अभी। तो भाई थोड़ी सी ब्रेड डाल देता हूँ। और एक चीज़ आप भी ध्यान रखना आगे से कि हमेशा चिल्ड पानी डॉग को डालना चाहिए, बिकॉज़ पूरी एक्सट्रीम हीट में चिल्ड पानी के लिए कई बारी अच्छा नहीं होता। तो मिक्स करके डालो हमेशा। और पानी यहाँ पे डाल देंगे। ये पूरा ठंडा है, लेकिन बाद में इसमें दूसरा मिक्स करता हूँ मैं। और ये हमने कर दिया रेगुलर पानी मिक्स। तो अभी इतना ही छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कि कितनी देर में ख़त्म होता है। बाद में और जाके रिफिल कर देंगे रात को। ये बीच में क्या आ गया।
तो वैसे जैसे आप सोच रहे होगे कि ठंडा पानी भी तो पड़ा पड़ा गर्म ही हो जाएगा, लेकिन जस्ट इन केस कि कोई कुत्ता मतलब पास में बैठा है एकदम से आके ठंडा पानी पी ले, तो क्योंकि मेरे पास भी जैसे 2 मून और प्लूटो हैं, तो उनकी भी जो वेट है, शी ऑलवेज सेज कि जब भी डॉग पूरा गर्मी से मतलब जब पूरी उसको बाहर से घूम के आया पूरी गर्मी में ना, तो बिल्कुल कोल्ड आइस वाटर उसको नहीं देना, हमेशा नॉर्मल वाटर दो और लेट हिम कूल डाउन एंड देन गिव हिम सम वाटर। तो इसलिए जो मेरे को सही लगा मैंने दे दिया। वो भाई साहब एक फर्स्ट डॉग आई भी है, खाना खा रहा है वो। अभी फिर से अगले दिन की शुरुआत हो गई है और फिर से आज चल पड़े हैं हम। आप सोच रहे होगे कि यार क्या इस सेम सी चीज़ें दिखाते रहते हैं ब्लॉग में, पर क्या क्या करूँ भाई, अब यही काम करवा रहा हूँ तो मेरे को ये है कि ये सब काम पहले हो जाए जो गवर्नमेंट मतलब सरकारी काम है, उसके बाद अपनी चीज़ें शुरू करेंगे। लेकिन आज मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, गर्मी नहीं हो रही, मतलब गर्मी है लेकिन हवा चल रही है साथ में, तो बढ़िया लग रहा है। तो चलो निकलते हैं और होपफुली आज फाइनल काम हो जाना चाहिए, अब जिसके दोबारा चक्कर ना लगे। प्लेट्स आने को मेरे को पता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो पेपर वर्क काम है वो पूरा हो जाए आज तो मज़ा आ जाएगा। तो अभी पानी डाल दिया है और खाना अभी मेरे पास था नहीं कुछ डालने को, तो अभी चलते हैं बस और अपना काम निपटाते हैं। लो भाई बोलते हैं अभी आया नहीं आपका एफिडेविट, और 1-1:30 बजे आएगा, तो अभी 11:15 हुए हैं, देखते हैं क्या करता हूँ। और वेट ही करनी पड़ेगी उतना टाइम, देखते हैं कुछ चाय पानी का इंतज़ाम करते हैं। अब देखो हो जाए काम बस अभी। 1 eternity later. लो अभी टाइम हो गया 2:48 और जैसे आपको बताया था 11:15 बजे मैं यहाँ पे आ गया था। अब जाके 2:45 बजे मेरे को डॉक्यूमेंट मिला है, बस अंदर जाके देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है, बट होपफुली आज हो जाएगा काम। A few moments later. काम आज नहीं होने वाला, और वो इसलिए क्योंकि मेरे को डॉक्यूमेंट तो मिला लेट, और लेकिन आरटीओ बंद हो जाता है 1 बजे। अभी यहाँ 15 मिनट वेट करने के बाद मेरे को पता चला कि ऐसी चीज़ है, तो कोई नहीं, कल फिर आ जाएंगे और कल ही मिलते हैं। अभी तो बस यार ये कल ये काम मतलब ये डन हो जाए ना, उसके बाद ये गाड़ी का अपना प्रॉपर शुरू करते हैं काम, तो बस वही है, कल की वेट करनी पड़ेगी। चलो अब है जो है, क्या कर सकते हैं। लो भाई फाइनली हमें हमारा नंबर मिल गया है भाई। आज फाइनली हमारा काम हो गया और बहुत दिनों से लटका हुआ था। मैंने मतलब सारे दिन के व्लॉग मैंने बनाए भी नहीं, क्योंकि कुछ टाइम तो कोई आता नहीं था, मैं बस जाता था वापस आया था कि ओके आज ये बंदा आया नहीं है। लेकिन आज फाइनली चलो जैसे भी है, आज हमारा काम हो गया, हमें गाड़ी का नंबर मिल गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है प्लेट्स अप्लाई करना। प्लेट्स अप्लाई करूँगा अभी, और उसके बाद देखते हैं कब आती हैं वो। तो अभी बस मतलब जो बड़ी हेडेक थी ना कि नंबर मिलने की, वो डन हो गई है। तो अभी मैं आपको घर जाके बताता हूँ सारा कुछ कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हुआ। अगर आप भी ऐसे प्लान कर रहे हो गाड़ी को दूसरी स्टेट से लेके आके पंजाब में ट्रांसफ़र करवाने का, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, तो बस इसको पूरा मैं डिटेल में आपको बताऊँगा, खर्चा कितना हुआ वो भी बताऊँगा। तो चलो घर पहुँच के सारा आपको पूरा बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ। अभी निकलते हैं घर को। ओके भाई, तो जैसे मैंने बताया कि नंबर हमें अपनी गाड़ी का मिल गया है, तो अब बात करते हैं कि ये सारा का सारा प्रोसेस कैसे था, क्या क्या स्टेप्स थे इसमें। तो इसका शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आई एम अ बिग सफारी लवर, ठीक है। तो मैंने सोचा हुआ था कि यार इस बार इंडिया जाना है तो सफारी ही लेनी है। तो लेकिन वही जैसे मेरे को जो अभी नई सफारी है मतलब वो इतनी पसंद नहीं है, तो मेरे को ये या डाइकॉर, जो दूसरी गाड़ी मेरी खड़ी है वो भी डाइकॉर है, तो मतलब मेरे को ये था कि सफारी स्टॉर्म मैंने गाड़ी खरीदनी है। अब अब आप सोचोगे कि मैंने आउट ऑफ स्टेट क्यों खरीदी गाड़ी, तो उसमें द रीज़न इज़ कि मेरे को दिल्ली में मेरे पास एक रिलायबल बंदा था जो मतलब जिसने ही डन है ऑल हिज एफर्ट्स टू मेक श्योर कि गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन गाड़ी हो। कोई ऐसा ना हो कि मैं गाड़ी ले आऊँ और बाद में मैं इसको बस लेके मैकेनिक के पास ही चलता रहूँ।
तो मतलब बहुत ही बढ़िया गाड़ी मेरे को मिल गई वहाँ से, उन्होंने ढूंढ के दी। तो अब वो थी हरियाणा नंबर की गाड़ी, फरीदाबाद की गाड़ी थी। अब इंडिया में जो लॉ है वो है कि जब आप वहाँ से गाड़ी खरीदते हो दूसरी स्टेट से, तो वो स्टेट आपको आपके नाम पे एक एनओसी इशू करती है जहाँ का आपका आधार कार्ड का एड्रेस होता है। जैसे मेरा जलंधर का एड्रेस था, तो उन्होंने एसडीएम जलंधर के लिए एक एनओसी इशू कर दी कि इस गाड़ी, ये हरियाणा नंबर, ये आरटीओ रजिस्टर्ड गाड़ी है और इस पे मतलब दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। तो एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू हो गया। अब वो एनओसी के ऊपर यू आर अलाउड टू ड्राइव फॉर 6 months, मतलब उसी नंबर पे वो एनओसी के साथ दैट एनओसी इज वैलिड फॉर 6 months। इसमें मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है, कुछ लोगों ने मेरे को 1 साल बोला है, कुछ लोगों ने 6 months बोले हैं। हम 6 months मान के चलते हैं, तो 6 महीने हम उस पे उसी नंबर पे गाड़ी चला सकते हैं। उसके पहले हमें इसको चेंज करवाना पड़ता है। तो ये गाड़ी मैंने खरीदी थी मार्च में, अब मैं इंडिया आया मई में। तो अब मेरे को ये था कि फटाफट बाकी के काम बाद में करते हैं, इसका पहले नंबर करवा लेते हैं। तो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि ये सारा प्रोसेस शुरू कैसे होता है। तो ये शुरू होता है कि जब हम वो एनओसी लेके वो हम जाते हैं जलंधर आरटीओ में सेक्शन ऑफिसर के पास। तो वो हमें उस गाड़ी की वैल्यू लगा के देते हैं कि ये गाड़ी कितनी पुरानी है। उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है कि कितनी पुरानी गाड़ी है, जब ये खरीदी गई थी वो कितने की थी, अब इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होकर कितनी हो गई है। तो उन्होंने मेरे को इसकी वैल्यू डाल के दे दी उस पर, मतलब एनओसी के ऊपर पेपर पे वो वैल्यू डाल के साथ में अपने साइन करके दे देते हैं। फिर वो लेटर हमने लेके फिलहाल आगे हमने जो विंडो पे बैठे होते हैं बंदे, उनके पास जाना होता है और उनको बोलना होता है कि हमें इस गाड़ी का डिस्क्लेमर निकाल के दे दो। तो वो डिस्क्लेमर वो निकाल के दे रहे थे। अब यहाँ पे जो मेरे को इतना लंबा प्रोसेस हुआ, उसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि ये जो डिस्क्लेमर निकालना है, किसने आपको ये नंबर लगा के देना है, जो भी करके देना है, ये एक ही बंदे हैं। मतलब इनकी मतलब ऐसा कुछ मेरे को सुनने में आता था कि इसी बंदे की आईडी से ही नंबर मिलेगा, इसी बंदे की आईडी से ही आपको डिस्क्लेमर मिलेगा। तो वो बंदा अगर कई बार नहीं होता था ऑफिस में, तो वो दिन हमारा वेस्ट हो जाता था। तो अब वो डिस्क्लेमर निकाल के देते हैं। डिस्क्लेमर इज़ अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा होता है कि कितनी इस गाड़ी की वैल्यू है, कितनी डेप्रिसिएशन है, कितना इस पे कितना टैक्स बनता है। तो वो सारा इस पे आ जाता है कि इतना टैक्स यू हैव टू पे इन प्रोसेस टू रजिस्टर दिस कार इनटू दिस स्टेट। तो अब उससे नेक्स्ट स्टेप होता है फिर कि जब आपको डिस्क्लेमर मिल गया, तो उस पर जितना टैक्स लिखा हुआ है यू हैव टू पे दैट टैक्स। उस टैक्स के बाद जब वो टैक्स पे हो गया, उसकी रसीद मिल जाती है आपको, और उस रसीद के साथ आपको और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। इसकी पुरानी आरसी की कॉपी, अपने आधार कार्ड की कॉपी, वो सब। और उसके बाद एक था उसमें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन उसको बोलते थे, ऐसा कुछ। तो वो एक जो मैंने आपको बताया भी था कि मैं एसडीएम से अटैच करवा के आया था जो, तो एक वो डॉक्यूमेंट लगा, मतलब पूरी एक फ़ाइल बनी। उसके बाद उसमें जब हम गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसमें फॉर्म 30, फॉर्म 29, वो सब फॉर्म्स होते हैं, वो भी साथ में लगे। और उसके बाद था कि ये फ़ाइल रेडी हो गई है, अब इसके बाद आप नंबर लगवा लो। तो वो नंबर लगवाने के चक्कर में ही बहुत सारे मेरे चक्कर लगे, क्योंकि जिस बंदे ने नंबर लगाना था वो फॉर सम रीज़न वहाँ पे होते नहीं थे। तो मेरे को बार बार, अब वही है, फ़ोन नंबर तो है नहीं कि जाके पूछ लो कि आज आप आ रहे हो कि नहीं, वाला ऐसा कुछ नहीं था। जाके पता लगता था कि आज वो आए कि नहीं। लेकिन आज फाइनली, जैसे कल मैंने वो आपको बताया कि एसडीएम वाला जो डॉक्यूमेंट था वो मेरे को कल मिला था, लेकिन उस टाइम तक आरटीओ बंद हो गया था। तो उसके बाद आज फाइनली मेरे को वहाँ पे मैं गया, तो मेरे को नंबर मिल गया कि ओके, उन्होंने नंबर असाइन करके दे दिया। और जैसे कि अभी नंबर असाइन हो गया है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप है कि आपको ऑनलाइन जाके प्लेट्स ऑर्डर करनी पड़ती हैं, जिनको ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स बोलते हैं यहाँ पे। तो वो ऑर्डर करनी पड़ती हैं। तो वो मैंने ऑर्डर कर दी, और उनके एक मतलब उसको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फिटिंग सेंटर बोलते हैं। तो वो जो भी आपके घर के पास होता है, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है गाड़ी लेके, और वो आपको वो प्लेट्स फिट करके देते हैं। अब एक बार जब वो प्लेट्स फिट हो जाएंगी, उसके बाद का प्रोसेस है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे पोर्टल पे, और आपको एक प्रोविजनल आरसी बन के आ जाएगी। तो ये तो हो गया सारा पेपर वर्क का काम। अब बात करते हैं कि खर्चा कितना हुआ। तो खर्चा जो जैसे मैंने बता रहा था कि इसका टैक्स पे करना पड़ता है, तो जिसकी जितनी वैल्यू थी उससे डेप्रिशिएट होके, तो मैंने इस गाड़ी का जो टैक्स पे किया, जो आपको डिस्क्लेमर पे लिख के आता है कि कितना टैक्स पे करना है,
तो वो मैंने पे किया है इसका, इफ़ आई टेल यू द राउंड फिगर, तो 65,000 मैंने इसका टैक्स पे किया गाड़ी का टू पंजाब गवर्नमेंट इन प्रोसेस टू रजिस्टर दिस कार फ्रॉम हरियाणा टू पंजाब। तो बस इसके अलावा मेरा जो मतलब ये 65,000 में आई इंक्लूडेड एवरीथिंग कि जो अपनी छोटी मोटी फीस लगा लो, ये जो मैंने अटेस्टेशन करवाई थी 100-200 रुपये कुछ भी करके, सो 65,000 मेरा ओवरऑल खर्चा हो गया और इस गाड़ी को करवाने में। और अगर हम प्लेट्स की बात करें तो मेरे प्लेट्स का जो मेरा बिल बना है तो वो है इंक्लूडिंग GST एवरीथिंग 650 रुपये के आसपास वो बना है। और उसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि जो डॉक्यूमेंट मिला है कि 5 साल तक की इस प्लेट्स की गारंटी है। इस 5 साल में ये प्लेट्स ख़राब हो जाए या ऊपर से नंबर मिट जाए कुछ भी है, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिप्लेस इट। बात करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में मेरे को पूरा टाइम कितना लग गया। तो मेरे को पूरा टाइम लगा इसको, तो मेरा टोटल प्रोसेस इसको लगा 3 वीक्स, ठीक है। तो डे 1 से जैसे मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया तो नंबर आने तक मेरे को 3 वीक्स लगे। उसमें से मतलब अगर ओवरऑल मैं अगर बात करूं कि अगर ये काम कितनी देर में हो जाना चाहिए था तो 1 हफ्ते में हो जाना चाहिए था। 2 हफ्ते एक्स्ट्रा इसलिए लगे बिकॉज किसी दिन वही जैसे मैंने बताया कि ऑफिसर्स वहाँ नहीं होते थे, किसी दिन वो बोलते थे कि आपका ये डॉक्यूमेंट आपको ये एक्स्ट्रा लगेगा, वो मैं बनवाने जाता था, तब तक RTO ऑफिस बंद हो जाता था। तो ऐसे करते करते मेरे को टोटल 3 वीक्स लग गए एंड दैट इज़ ऑल ऑन माई सेल्फ, कि कोई एजेंट की हेल्प के बिना, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो पेपर वर्क मैंने रेडी करवाया है उसमें मैंने एक बंदे की हेल्प ज़रूर ली थी कि कैसे कैसे पेपर रेडी करवाना है। और तो इसको 3 वीक्स लगे इन टोटल। तो अब वही है, ये मेरा पहली बार था। अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा चीज़ होगी तो बंदे को एक्सपीरियंस रहता है तो मे भी थोड़ा क्विकली हो जाएगा। तो चलो, आई होप मैंने सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन इसमें कवर कर दी है कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, यू आर ऑलवेज फ्री टू कॉमेंट कि आप मेरे को ये भी बता सकते हो अगर आपने ऐसा प्रोसेस पहले करवाया तो आपको कितना टाइम लगा। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि जितना मैंने प्रोसेस बताया आपका भी प्रोसेस ऐसा ही था या कोई डिफरेंट था या दूसरी किसी स्टेट का कुछ डिफरेंट होता है। तो बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। और लेकिन एट दी एंड अगर, बिकॉज जैसे मैंने बताया नंबर आ गया गाड़ी का, तो हमारा जो एक्चुअल ट्रिप है, जो एक्सपीडिशन है, वो स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले तो शुरू होगी इसकी मॉडिफिकेशन। तो बहुत हाई फाई मॉडिफिकेशन नहीं, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन किसकी करवाएंगे, तो वो हम अगले व्लॉग से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो अभी के अभी जाके कर लो, बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैवल सीरीज़ आने वाली है इसी गाड़ी के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर, और उसके बाद सब्सक्राइब, दोबारा बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो चैनल को। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।